अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के चमकते दमकते सितारे मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार खुदा के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के मेरा तारुफ ना करवाया करो, फिर मुझे ही वक्त पड़ रहा होता है। आपने देखा ईद वाले दिन 1 मिनट नहीं मिला मुझे टेलीविजन से बाहर निकलने। इस टीवी चैनल से निकला हूँ, उधर घुस गया हूँ, उधर से निकला हूँ, उधर घुसना पड़ गया। एक मिनट शेख साहब, एक चैनल से निकले दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कुत्ता पीछे लग गया। क्यों? जुनैद साहब, लोग सच सुनना चाहते हैं। अच्छा। और सच अल्लाह के फजल से सिर्फ शेख रशीद के पास है इस वक्त। अच्छा बात है। तो चैनल्स जो हैं वो ये देखते हैं कि उनकी रेटिंग किस आदमी के साथ ऊपर जाती है। और आप यकीन मानेंगे कि 5 चैनल्स पे मैं बैठा हूँ ईद वाले दिन। अच्छा, जी। तो फिर अब मैं दोस्तों को, ये साफ़ी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, सारी ज़िंदगी हमें इकट्ठी गुजारी है, मैं किसी को इनकार भी नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन नहीं आएगा कि घर जाके सवैयों का पहला चमचा उठाया है तो फिर अगले चैनल से फ़ोन आ गया, उठ के उधर चला गया हूँ, उधर से वापस आया हूँ, फिर सवैयों का पहला चमचा उठाया है, फिर फ़ोन आ गया, फिर वहीं छोड़ के चला गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, फिर पहला जुनैद साहब, मैं तो तीसरी चौथी दफ़ा जब चमचा उठाने लगा हूँ तो मुझे दोस्त मेरे कहना शुरू हो गए, ना चमचा उठाएं, फ़ोन आ जाएगा। अच्छा शेख साहब, सवैया और चमचा अभी तक उधर ही है? सवैया तो बिल्ली खा गई थी, चमचा उधर ही होगा। ओह माय गॉड। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिल्ली चमचे से सवैया नहीं खाती। इसका मतलब है शेख साहब, ईद पर आपको सवैया नसीब नहीं हुई? और 100 सवैया कुर्बान इस कौम पे। अच्छा शेख साहब, जो इन्होंने कहा कि आप सियासत के चमकते दमकते सितारे हैं, ये सीरियस बात है? देखें गौरी साहब, आपको जैसे मैंने बताया कि 5 दफ़ा जब भी पहला चमचा सवैयों का उठाया है तो किसी ना किसी चैनल से फ़ोन आया है। इससे ज़्यादा और क्या चमक दमक सकता है कोई सियासत? अच्छा शेख साहब, हर पहले चमचे पर फोन आना ये एक इत्तेफाक है या आपके खिलाफ मीडिया की साजिश है? कच्ची आबादी के लोग हैं ना, मैं पता नहीं कहाँ पहुंचा हूँ, वो सवैयों पे ही फंसे हुए। और सवैयों की भी पूरी प्लेट में नहीं फंसे, चमचे में फंसे। गौरी साहब, चैनल्स ने मेरे खिलाफ साजिश क्या करनी है और क्यों करनी है? मैं अल्लाह के फजल से मीडिया की डार्लिंग हूँ। और ईद के रोज आप जानते हैं कि हर आदमी अपनी डार्लिंग को फोन जरूर करता है। अच्छा ये चले, ईद तो खैर गुजर गई, आपकी इमरान खान साहब से गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई है और सुना है बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एजेंडा था, क्या बातें हुई? हाँ जुनैद साहब, बस मीडिया से जान छुड़ा के कमरे में बंद हुआ हूँ तो साथ ही खान साहब के फोन की टल्ली खड़क गई। कहने लगे, शेख शीर खोरमा बनाया तुम्हारे लिए, फौरन पहुंचो। मैंने कहा, खान साहब वाकई आपकी हर चीज पे नजर है, आपको कैसे पता चल गया कि शीर खोरमा शेख रशीद की कमजोरी है? कहने लगे, शेख पूरी कैबिनेट में एक वाहिद तुम ही तो वजीर हो जिसको मैं बड़े गौर से देखता हूँ। मैं जुनैद साहब फिर पहुंचा, हाजिर हुआ वजीर आजम के पास। वो आधा घंटा तो यही बहस होती रही कि तुम इस कुर्सी पे बैठो। मैंने कहा, नहीं आप बैठे, मैं वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी चेयर आपको पेश की? अब जुनैद साहब, ये आपके लिए इतनी हैरानगी की बात है, उनकी मोहब्बत तो इससे कहीं आगे है। मगर शेख रशीद कभी भी अपनी हद क्रॉस नहीं करता। अच्छा, मुझे मालूम है कि इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत है, इसलिए उस कुर्सी का हकदार खान ही है। अच्छा। लो जनाब, आधे घंटे की बहस के बाद जब हम बैठे आमने सामने तो शुरू हो गया खान फिर तारीफें करनी। अच्छा, मैंने कहा लूडो खेलनी शुरू हो गई। देखें जुनैद साहब, आप एक कॉमेडी शो करते हैं, मैं बहुत सीरियस शो करता हूँ सर। मैं 5 सीरियस चैनल्स पे गया हूँ एक दिन, हाँ। किसी ने भी मैनू लूडो नहीं खिलाई। ये कौन सा आपका सीरियस शो है?
मैं बता रहा हूँ कि खान और मैं जब आमने सामने बैठे हैं, हुए शेख साहब, आप इमरान खान साहब के सामने बैठते हैं? और आपका क्या ख्याल है मैं इमरान खान के साथ जोधाबाई की तरह पर्दे के पीछे बैठता हूँ? जुनैद साहब, मैं बता रहा था कि सामने बिठा के खान ने तारीफें शुरू कर दी। अच्छा। खुदा के लिए शेख, ये जिस तरह तुमने रेलवे को तरक्की की राह पे गामजन किया है, इस तरह ऐसे तरीके दूसरे वज़रा को भी बताओ। शेख साहब, कौन सी तरक्की की राह पे आपने गामजन कर दिया? मैंने तो नहीं सुना किसी खैबर मेल की छत पे आपने सूरजमुखी की फसल उगा दी है। देखें, अगर मैंने छत के ऊपर सूरजमुखी की फसल नहीं उगाई तो अल्लाह के फजल से रेलवे के जरिए ज़राअत की खिदमत बहुत की है। ज़राअत की खिदमत रेलवे के जरिए? जी जुनैद साहब, आपको मालूम है कि आजकल टिड्डी दल का हमला फसलों पे किस कदर हो रहा है? आपने बल्कि कल ही अपने शो में भी बताया है। मैंने जुनैद साहब अपने सारे रेलवे ड्राइवर्स को कह दिया कि जब आप रेलगाड़ी फसलों के बीच में से गुजार रहे हो तो बार बार हारन बजाते जाएं ताकि टिड्डी दल दौड़ जाए। लेकिन शेख साहब माफ कीजिएगा, अभी तक आपका रिकॉर्ड ये है कि आपके जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं ना, वो फसलों में से गुजरते हुए हारन नहीं बजाते बल्कि ट्रेन ही फसलों में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा हादसात की शरह आपकी वजारत में है। नहीं जुनैद साहब, ऐसी बात नहीं है। वो एक आध ड्राइवर को गलत फहमी हुई है, उसके जहन में ये फंसा हुआ था कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि टिड्डी दल को छोड़ना नहीं। तो उसने जब हारन बजाया तो टिड्डी दल उड़ के बाएं तरफ मुड़ा, उसने गाड़ी भी बाएं तरफ मुड़ा। तो ये एक आध वाकया ऐसा हुआ है। जुनैद साहब, मैं तो कोरोना वायरस के हवाले से भी बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। वो कैसे? जुनैद साहब, आप जानते नहीं हैं कि खरबों कोरोना वायरस रेलगाड़ी के पहियों के नीचे आके खत्म हो गए। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शेख साहब ने प्लेटफॉर्म्स पे हिदायत जारी कर दी हैं कि ये जो आप पकौड़े तलते हैं ना, ये तेल की बजाय सैनिटाइजर्स में तले। नहीं जुनैद साहब, ये आपको किसी ने गलत इतला दी है। खजाना खत्म हो चुका है, पिछली हुकूमतों ने 1 टका नहीं छोड़ा। तो हमने ये भी देखना है कि पैसे की बचत कैसे करनी। अच्छा। सैनिटाइजर में अगर पकौड़े तलने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो बहुत खर्चा आएगा। सैनिटाइजर की कीमत देखें, आसमानों को छू रही। हाँ, ये मैंने जरूर कहा है रेलवे स्टेशन पे पकौड़े बेचने वालों को कि जब आप गाहक को पकौड़े दें तो चटनी की जगह थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर दे दें। शेख साहब, कितना अजीब लगेगा, चटनी लाल रंग की बजाय व्हाइट कलर की होगी। जुनैद साहब, अगर हमने तरक्की करनी है तो फिर हमें रंगो नस्ल से निकलना पड़ेगा। हाँ शेख साहब, ये आपका फिक्रा मुझे बहुत अच्छा लगा कि रंगो नस्ल से निकलना पड़ेगा। ये पिछले 56 साल से रंगो नस्ल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और आपको बात बताता चलो जुनैद साहब, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आपको पता है शेख को बनने की। हाँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये देखें कि इस कदर फैले हुए कोरोना वायरस के दौरान हम लोगों ने रेलगाड़ियां चलाई। जी बिल्कुल सर। ईद के दिनों में जो परदेशियों ने घर पहुंचना होता है, जी जी, अल्लाह के फजल से हमने उनको रेलगाड़ी मुहैया की है। और फिर जुनैद साहब, सारे SOPs का ख्याल रखा है। वहां पे सैनिटाइजर मौजूद था। जी जी बिल्कुल सर। हर मुसाफिर को मास्क पहनने के लिए पाबंद किया गया। जी। और जुनैद साहब, सोशल डिस्टेंस का तो इस कदर पाबंद किया गया था कि ऐसे लग रहा था सारी सवारियां आपस में लड़ी हुई। चले शेख साहब, ये तो ठीक है, नया क्या किया है? नया भी बहुत कुछ किया है जी। वो जो लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, वहां लिखा दिया है सवारी अपने सैनिटाइजर की खुद हिफाजत करे। जहां जहां लिखा था किसी दूसरे से कोई चीज लेना खाए। नहीं शेख साहब, सवाल उनका ये है कि समथिंग न्यू, इनोवेशन दी है आपने इस क्राइसिस में। रेलवे इंजनों की सीटियां बदल दी हैं जी। बड़े बेसुरे हारन थे, वो उतार के सजाद अली के गाने लगा दिए हैं। जी जी जुनैद साहब, मगर एक प्रॉब्लम आ रही है। उसका गाना हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। उसे मैंने कहा ये लारी अड्डा निकाल के इधर रेलवे स्टेशन फिट कर। अच्छा। वो सज्जाद कहता है कि गाना बेसुरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ उनमें तेरा सुर देखा अपना महकमा देखा। शेख साहब, वैसे आपको एक मशवरा दूं, अगर आपने पैसा ही बचाना है ना तो सारा ही पैसा बचा लें। आप रेलगाड़ियां बंद करें, देखिए ना, म्यूजिक के सर पे ही आपने मुसाफिरों को भेजना है ना, तो वो गाना लगा देना, उड उड जामा हवा दे नाल।
सोने नहीं वाह जी वाह, सकते। वाह जी वाह। जुनैद साहब, इस गाने पे हल्की फुल्की सवारियां तो पहुंच जाएंगी, ये गोगे के लिए तो फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कब आंधी चले और कब गोगा घर पहुंचे। सही कह रहे हैं शेख साहब, गोगा बेचारा तो 20 साल पहले का फैसलाबाद आया है, नेरी के इंतजार से बैठा है। अच्छा शेख साहब, सारी बातें छोड़े, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि कब शेख साहब मेरे शो में आएंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा। अदाकारा आयशा उमर ने कहा है कि अगर दुनिया में चंद मर्द बचे और मुझे शादी की पेशकश हो तो मेरा इंतखाब शेख रशीद हो। अरे वाह वाह वाह। शेख साहब, इस पे ऐसे नहीं करते, इस पे ऐसे करते हैं। कली कली जान दुख लखते करोड़ वे। शेख साहब एक मिनट, ये आप जानते कि आयशा उमर कौन है? ये बुलबुले वाली है। यार मेरी तरफ से बुलबुले वाली हो या स्टीम वाली हो, मुझे मैं तो मौसूफा को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अब इस तरह की बातें सुनते हुए को अच्छा नहीं लगता। मुझे अब इस उम्र में शादी की ऑफर देना ऐसे ही है जैसे आप बकरे को कहें कि मियां मिठू चूरी खानी। असल जो नबील ਨੂੰ ਵੇ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਨਾ 500 तो किश्तां हो गई बुलबुले ਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰग करे। अच्छा शेख साहब, एक तरफ तो आप गरीबों के बड़े हमदर्द बनते हैं, बड़े बुलंद दावे करते हैं, दूसरी तरफ मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आप फरमा रहे थे कि मैं महाना 50,000 रुपए के सिगार खरीद के पी जाता हूँ। नहीं, देखें ये आप बात गलत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि खरीद के पी जाता हूँ। मैंने ये जरूर कहा है कि मैं क्यूबा का सिगार पीता हूँ और 50,000 के कम से कम सिगार मैं एक महीने में पी जाता हूँ। मगर जुनैद शेख साहब 50,000 के सिगार ज़ाहिर है खरीद के पीते हैं। और फैदल कास्त्रो आपके लिए छोड़ के मरा विरासत में। नहीं, ये तो हो गई आपकी जुगत। हाँ, मेरे तल्लुकात नहीं आपको पता। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है, मैंने ये भी कहा है कि जितनी देर तक परवेज मुशर्रफ रहा है, हाँ, उसको फेडरल कास्त्रो जितने भी सिगार भेजता था, अच्छा, आधे वो मुझे देते। अच्छा। जी हाँ। और आज भी जुनैद साहब बड़े मोहब्बत करने वाले, आप जैसे बड़े चाहने वाले हैं। आप नहीं सिगार पीते तो अलहदा बात है। जो मेरा दोस्त सिगार पीता है वो अपने लिए और शेख रशीद के लिए इकट्ठे सिगार खरीद। अच्छा, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने मुझे गिफ्ट होते हैं सिगार, मैं अकेला नहीं पीता, अल्लाह के फजल से मिल बैठ के दोस्तों के साथ पीता हूँ। और अगर कोई बैठा ना हो, पास से जा रहा हो, तो उसे भी कह देता हूँ क्यूबा दा ही सूटा लाला है। जी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहरहाल हिंदुस्तान के सितारे जो है ना आजकल, गर्दिश भी कोई छोटा लफ्ज़ है, वो कोई मतलब हाई स्पीड फैन कहना चाहिए। अगर आप कहें तो सही लफ्ज बताऊं? पहले आप लफ्ज़ के बजाय लफ्ज़ को ठीक कर लें। लफ्ज नहीं कहा मैंने। अक्सर कहा जाता है कि जी फलां इंसान के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। हाँ जी। कम ही सुना है मैंने कि कहा जाए कि किसी मुल्क के सितारे गर्दिश में। आजकल हिंदुस्तान बेचारा सितारों की गर्दिश में आया, वो और बहुत बुरी तरह आया। वहाँ तो ये नजूम का इल्म भी बहुत ज़्यादा, बड़े एक्सपर्ट है वहाँ पे। पता नहीं उनको पहले से पता था या नहीं, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के सितारे जो है ना आजकल, गर्दिश भी कोई छोटा लफ्ज़ है, वो कोई मतलब हाई स्पीड फैन कहना चाहिए। अगर आप कहें तो सही लफ्ज बताऊं? पहले आप लफ्ज़ के बजाय लफ्ज़ को ठीक कर लें। लफ्ज नहीं कहा मैंने। मेरा ख्याल वो भंवर में फंसे हुए हैं। हाँ, वाह जी वाह, भंवर में फंसे हुए हैं। देखो कोई एक मैदान नहीं है। जी। हिंदुस्तान को आजकल हर महाज पे, हर जगह पे शर्मिंदगी का, खजालत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल साफ पता चलता है कि उसके सितारे गर्दिश में है। देखो अभी ये पिछले दिनों जो हिंदुस्तान के साथ हुई है, एक तो सीधी बात है जो चाइना कर रहा है बेचारे के साथ, बेचारे का पहली दफ़ा बेचारा कहना पड़ता है। तौबा या अल्लाह तौबा। वो अमेरिकी मैगजीन जो टाइम्स है उसने एक तस्वीर शाया की है कि चीनी फौजियों ने डंडे के साथ कील लगाए हुए हैं और वो हिंदुस्तानी फौजियों को आगे लगा के मार रहे हैं। और एक्चुअल अगर आपको सूरत हाल का पता हो तो सूरत हाल इससे भी ज्यादा शर्मनाक है हिंदुस्तानी फौज के लिए। और खुद
हिंदुस्तानी मीडिया ये इतराफ कर रहा है, जी। जो कल तक वहां के एंकर गला फाड़ फाड़ के बोला करते थे ना, सीमा पार करके आ गए और सीमा, अब उनकी सीमा का कीमा करके रख दिया चीन ने और खामोशी से एक लफ्ज नहीं बोल रहे। 8 मकामात पर लद्दाख समेत जी। चाइना की फौज जो है वो 3-4 किलोमीटर ना सिर्फ अंदर तक चली गई है, अंदर उन्होंने अपने खेमे लगा लिए हैं, कब्जा हो गया। कब्जा कर लिया है। और मजाल है एक एंकर भी चूं से चरा भी कर रहा, खामोशी से बैठे हुए हैं। सर जी, चाइना के फौजी ने इंडिया के फौजी के पेट में टांग मार के भी उसको फेंका है। कितना बुरा लगता है। अब 3.5 फुट का फौजी चीनी वो टांग मार के गिरा रहा है चपटी नाक के साथ। यार 3.5 फुट का तो सही पूरा आता है पेट पे। वो एक और वीडियो है ना जिसमें वो आमने सामने खड़े हो के तो चाइनीज फौजी और इंडियन फौजी को अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अखीर पे फिर जो चाइनीज फौजी है उसने कहा कि जा तेरी गैर हुए हैं लेतर ना खा हालांकि उसने चीनी जबान में ये बात कही है, लेकिन 1 सेकंड से पहले इंडियंस को ये बात समझ में आ गई और वो पीछे हो गए। अच्छा, चीन के हाथों जिस शर्मिंदगी और परेशानी और खजालत का सामना उठाना पड़ रहा है इंडिया को जी। उसकी वो डेस्परेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पे वो पाकिस्तान की तरफ शहरी आबादी को बार बार निशाना बना रहा है, बार बार निशाना बना रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई 30 दिनों में 1 महीने के दौरान 88 मरतबा खिलाफ वर्जी की है इंडियन आर्मी ने LOC की। 88 मरतबा, यानी 88 को 30 पे तकसीम कर, गोगा को कह रहा हूं मैं, गोगे को मतलब देव की तकसीम के अलावा कोई किसी तकसीम का नहीं पता उसको। 88 रोटियां अगर बताएंगे तो वो बता देगा। अभी नाली में जी इन्हें को कराओ तकसीम। यानी इतना फ्रीक्वेंटली वो वायलेट कर रहा है LOC को। और दूसरी तरफ LAC पे, यानी एक LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरी तरफ LAC है जो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां पे जूते खाने पड़ रहे हैं, खामोश। और यहाँ पर भी LOC पर भी ये हमारे जो DG ISPR है जनरल साहब बाबर, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि जानबूझ के एक साजिश के तहत हिंदुस्तान जो है वो वहाँ की आबादी को निशाना बना रहा है। जरा चौकियों को निशाना बना के दिखाए तो फिर हम बताएं। अच्छा, आबादी को निशाना क्यों बना रहा है? ताकि वहाँ की आबादी जो है उसको गैर महफूज किया जा सके और वहाँ पर कोई लड़ाई किसी कैफियत पैदा हो और वहाँ की आबादी को ये बताया जा सके कि देखो ये पाकिस्तानी गोलाबारी कर रहे हैं तुम लोगों पे। हम पहले भी इसका जिक्र किया है। लेकिन इस वक्त वो मतलब हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस मुंह से अपने किस स्टांस को किस तरह जस्टिफाई कर सके। हर चीज उसके लिए नामुमकिन सी होती जा रही है, अपने हर एक्ट को जस्टिफाई करना। वो सर सियाने कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है कि झूठ के पाँव नहीं होते। यार जी ये बहुत अच्छी बात है। पहले देखो उसने भंवर में फंसाया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई झूठ के पाँव नहीं होते। किस किस चीज को किस किस तरह छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब हमने चंद दिन पहले बताया था कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो कमांडर रियाज नायको, उनको जब शहीद किया गया है, अब उनको डर मुसीबत ये पड़ गई है कि जो रियाज नायको की कब्र है वो कहीं मुजाहिदीन के लिए अकीदत का मरकज इस तरह का ना बन जाए कि वहां पे हजारों मुजाहिदीन हर वक्त आके जमा होना शुरू हो जाए और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए। कितनी घटिया हरकत की साजिश की जा रही है कि वहां से रियाज नायको की लाश निकाल कर कहीं और जाकर दफन करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। अंदाजा करो, यहाँ तक हिंदुस्तान नीचे गिर चुका है। गौरी, यहाँ पे कहो कि फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। क्या बात है, कह दो ये तुम्हारा एंट पखा हुआ। हाँ सर, फूंकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। हाँ, वाकई नहीं बुझाया जा रहा। देखिए, अब वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और इस हवाले से हमारे आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है कि जो मर्जी कर ले, उल्टे लटक जाए, ये वहाँ पे ना तारीख बदल सकते हैं ना जोग्राफिया बदल सकते हैं। अच्छा, अब है क्या वहाँ पे किस सतह पर आकर हिंदुस्तान क्या क्या हरकतें कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने से रोका जा रहा है, मुसलमान बच्चों को स्कूलों में दाखिल होने से रोका जा रहा है, यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं और यूनिवर्सिटियों से मुसलमान तालिब इल्मों को बगैर कोई वजह बताए
एक्सपेल किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है बगैर कोई चार्जशीट किए। एक अंदाजे के मुताबिक 2090 तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटियों से खारिज किया जा रहा है। यानी कि सर वो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा आ रहा है कबूतर पकड़ के। बंदा पूछे यार कितने कबूतर पकड़ने हैं तुमने, हमारे कबूतरों ने तुम्हारा बिगाड़ा गया है यार, खुदा का नाम लो। पहले वो उनका ड्रोन हमने मार गिराया, करने तो ऐसी हरकत करके दिखाओ ना, हिम्मत करके दिखाओ। तुम कितना कबूतर पकड़ोगे, हर घर से कबूतर वो जो कबूतर पकड़ा है जाहिर है उसके पाँव में रिंग है, और फौरी तौर पे कह दिया कि जी हमने डी कोड भी कर लिया है, बड़ा खुफिया कोई पैगाम रसानी कर रहे थे ये पाकिस्तानी इस कबूतर के जरिए। वो शक्करगढ़ का रिहायशी गया हदायतुल्ला, उसने कहा बाबा मेरा कबूतर है, अल्लाह का वास्ता वापस कर दो। उसने वैसे ही उसके पाँव में झांझर पहनाई हुई थी ताकि कबूतर के हिले गा सके, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। खजालत का ये सफर हिंदुस्तान की यहीं पे खत्म नहीं होता। एक और मैदान में भी आजकल बेचारे शदीद शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, और वो है क्रिकेट का। आपको याद होगा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में, जब याद है हम यहीं बैठे हुए वो मैच देख रहे थे, तो मैच था हिंदुस्तान का और इंग्लैंड का था, और पोजीशन ऐसी आ गई थी कि शायद तारीख में पहली बार पाकिस्तानी कौम ये चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए और इंग्लैंड हार जाए। याद आया कुछ? हाँ जी, हाँ। जब ये इल्जाम उस वक्त भी सबने कहना शुरू कर दिया था, हुआ इसके बरक्स था कि इंग्लैंड जीत गया था और इंडिया इल्जाम लगा था। उस वक्त तो इल्जाम ही था ना कि इंडिया जानबूझ के आ रहा है ताकि पाकिस्तान के आगे आने के चांसेस ना बन सके। तो ताज़ा तरीन जो इतलात है वो ये है कि इंग्लैंड की टीम का जो नायब कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने कहा है कि जिस दिन हम ये हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे, बच्चे बच्चे को नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान जानबूझ के हमारे खिलाफ मैच हार रहा है। उसने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि हिंदुस्तानी जो बैट्समैन है वो खेलने के लिए मैदान में आए हों। सर ये अभी कहा है उसने? बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिख दिया है। अच्छा, क्रिकेट के मैदान में एक दूसरी शर्मिंदगी का सामना हिंदुस्तान को उस वक्त करना पड़ा है जब आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा, मोहाली में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था और हिंदुस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, सेमीफाइनल था तकरीबन। हाँ, सेमीफाइनल मैच था। तो उस वक्त तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था, तो 23 के स्कोर पे जब तेंदुलकर 23 पे खेल रहा था तो सईद अजमल ने उसको एलबीडब्ल्यू कर दिया था। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया, बड़े टेक्निकल तरीके से रिव्यू लेके। उस वक्त अंपायर थे ईन गूल्ड, इंग्लिश अंपायर है। अच्छा, उन्होंने आउट करार दे दिया, इन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू में इंतहाई टेक्निकल तरीके से उनको नॉट आउट दिलवाया गया सचिन तेंदुलकर को, और फिर सचिन तेंदुलकर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गया और उसकी बैटिंग की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। अब उसी ईन गोल्ड ने इतने साल के बाद कहा है कि अगर मैं आज भी दोबारा उस आउट को रिव्यू करूं तो मेरा फैसला वही होगा जो 2011 में था, मैं तेंदुलकर को आउट करार दूं। बहुत अच्छे। यानी वो क्या कहते हैं कि सर मंडवाते ही औले पड़े, चीन के साथ पंगा लेते ही औले पड़ने शुरू हो। सारी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं कि आप कह दें, ये भी अच्छी बात है, आप कह दें। हाँ, क्या ये सर मंडवाते ही औले पड़ गए। सही कहा जी। हाँ, बिल्कुल ठीक। सर क्रिकेट में तो इनकी चीटिंग मशहूर है इंडिया की। आपको याद होगा 2004 में एशिया कप हो रहा था, तो श्रीलंका से जानबूझ के हार गया था इंडिया कि पाकिस्तान को फाइनल की दौड़ से दूर रखा जाए। और यार ये सिर्फ क्रिकेट या चाइना नहीं, और 36 महाजों के ऊपर इस वक्त इंडिया को वक्त पड़ा हुआ है। फसादात हर महाज के ऊपर उसे टकरे हुए हैं, लासानी फसादात, नस्ली फसादात, फिर मजहबी फसादात। अल्लाह माफी दे। वो सच्ची बात तो यही है ना कि जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ डोना दे पे। ये भी तुम ही कह सकते थे, मैंने खुद ही कहा मैंने भूख लगी सी यार खान पीन वाला है यार, मैं खुद कह लगा। तो ये इसने हर जगह पे पंगे तो खुद लिए हैं इंडिया ने। तो फिर जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ डोना दे पे। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बार मुझे यहाँ पे फजूल इधर ले आए। चुप करो, हमारा कोई सरोकार नहीं ऐसी उसी से। हम तो धूप में ड्यूटी देते हैं सड़कों पे। तुसी ना भी दसो तो पता लग रहा है ड्यूटी धुप विच ही। नाज़रीन, आज आपकी फरमाइश पर आपके इस कटहरे में एक ऐसा किरदार खड़ा है
जिसके साथ आप में से एक भारी अक्सरियत को गर्मियों की आमद के साथ ही जरूर पाला पड़ता है, यानी एक एसी मैकेनिक। जी उधर साहब ये तो इसने बताया कि इधर कोई एसी ठीक कर रहा, तो मुझे ले गया या आपने हम मुझे इसी तरह ही बुलाते हैं। ये तो क्या हुआ, क्या मैंने क्या किया जी? आपसे लोगों को मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें हैं जिसका आपको जवाब देना है। वो जिसको शिकायत है ना मुझसे काम करवाए, मैं को मिलते तो नहीं करता लोगों की कि मैंने से ऐसे ठीक करा। सर वैसे ये आगे पीछे फिरते रहते हैं, फोन भी करते हैं, सर कभी काम हो तो हमें बुलवाइएगा। अब शदीद गर्मी हो जाए, एसी खराब हो जाए, इनको फोन करो, इनको बुलाओ, ये बात ही नहीं सुनते। और देखे मेरी बात सुने जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको देख ही पहली दफा रहा हूँ। मैंने तो कभी आपके घर में आके एसी नहीं ठीक किया। और जो नहीं आता, जिससे आप एसी ठीक करवाते हैं वो नहीं आता, उसको जाके शिकायत करे। मेरे तो लगे बंदे गाह का जुलैद साहब, मैं उनके अलावा कभी कहीं जाता ही नहीं। ये पर्टिकुलरली तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं कि हर जो एसी मैकेनिक है उसका यही नखरा होता है। और देखे जब काम से आना होता है तो फिर हो जाता है वादा घाटा भी। अब एक बंदे का ऐसी ठीक कर रहे हैं, अब वो छोड़ छाड़ के इसका फूड तो नहीं किसी ने सुनना। जब वेला होगा बंदा उसी वक्त को इसका फूड सुनेगा ना। और अगर उसके पास टाइम ही नहीं है कहीं जाने का, उसके पहले ही गाहक बने हुए हैं, उसको पहले ही काम मिला हुआ है, तो उसको क्या जरूरत है फूड उठाने की? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम फोन उठा के ये तो बता दो कि मैं कब आ सकता हूँ। और यार अगर मैं नहीं फूड उठा रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं मसरूफ हूँ, मैं नहीं उठा रहा फोन। आप कहीं और जगह फोन करते हैं डीसीएसपी को, वो ना उठाए फोन तो उसको तो आप लाके कुटारे में खड़ा नहीं करते। देखें सर, खुद को गर्मियों में डीसीएसपी साबित कर रहे हैं। ओए आओ तो डीसीएसपी की इसीलिए लोग इज्जत करते हैं ना कि इनके साथ को काम पड़ गया तो चलो कर देंगे। हमारी भी अल्लाह के फजल से इज्जत है, लोगों को पता है इनके साथ में काम पड़ सकता है। यार मेरी बात सुनो, तुम लोगों पे हमारा सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि जहां पे भी एसी ठीक करने जाते हो, कोई नुक्स हो, तुमने कहना है कि जी गैस कम थी, हमने गैस भरी है, इसके पैसे दे दो। जुनैद साहब गैस कब होती है तो गैस भरते हैं, अगर गैस कब ना हो तो फिर भी भरे तो वैसे ही गुब्बारा पार जाता है। हम तो देख ही नहीं पाते, हमारे पास क्या सबूत है कि तुमने गैस भरी है या नहीं भरी? तो फिर इसमें मेरा कसूर तो नहीं, फिर एसी का काम सीख ले। यार अब हमें एसी का काम नहीं आता तो तुम कितनी बार हमें सजा दोगे? मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सिर्फ एसी के रिमोट की सेटिंग करते हैं और 2-2.5 हजार रुपए झाड़ लेते हैं। वो तो जुनैद साहब बनता है 2-2.5 हजार तो तब ही लेते हैं ना, जब खराब हुआ होता है गर्मी में लोग बैठे, तो उस वक्त तो आप फोन कर रहे होते हैं, और इरफान आइयो दौड़ी वेखी यार गर्मी बड़ी हो गई है, और इरफान पसीना निकल आया, और इरफान दिल घबरा रहा है। उस वक्त आपको वक्त पड़ा होता है, जब इरफान आ जाता है फिर आप नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं। सर ये एसी की सर्विस करने आते हैं। पहले ये बताओ कि तुम लोगों के यहाँ भी ये टन और 1.5 टन और 2 टन का एसी होता है या किलो 2 किलो का होता है? बस जी 1-1.5 किलो भी कहा, छोटा सा एसी लगवाया हुआ है इसने। हाँ उसी को काल के साथ लगा के मैच की कमेंट्री भी सुन लेता है। यार कान ठंडा हो गया तो यार आवाज आनी बंद हो गई। यार 1 मिनट उसका एतराज तो सुनो ना। सर इसे कहीं और बात है तो कर ले। ना पुत्र ऑफर ला दे 6.5 मिनट का सेगमेंट गल्ला ते 100। उसका एतराज सुनो यार। सर बात ये है कि जब ये एसी सर्विस करने आते हैं ना, वही जालियां शालियां झाड़ के दोबारा फिक्स कर देते हैं तो 500 रुपया ले लेते हैं। अगर घर का मालिक कोई तकड़ा शकड़ा हो तो उसको कहते हैं ये गैस भी लीक है, इसके भी पैसे दे दो। ओ काका पहली बात तो ये है कि जो इतनी आसानी से तुमने जालियां झाड़ी है ना, ये पुत्र जालियां नहीं झाड़ी दी है, जूती झाड़ी दी। जालियां शालियां झाड़ के धो के हर चीज फर्स्ट क्लास वाशवा बार के सर्विस करनी होती है। सर्विस पे को आधा घंटा लगता है, एडी छेती 2 मिनट सर्विस करके तो निकल जा। और दूसरी बात पहले भी मैं कह चुका हूँ जुनैद साहब, मैं को फ्रॉड करने वाला बंदा नहीं हूँ। गैस जिसकी नहीं है, जिसकी है हमने नहीं कभी उसको कहा गैस लीक है। और दवा करो ना, आपकी कमाई को हमने किस लिए खा रही है। और छोड़ दो भाई इन बातों को, सर इनका सीक्रेट वेपन ही गैस है। फर्ज करें अगर गैस लीक हो भी रही है तो आधा किलो गैस भरेंगे और 3 किलो के पैसे लेते हैं। और खुदा का नाम लो बाजी, ये कौन सा फ्रॉड सुना रहे हैं? ऐसे हो सकता है आधा किलो गैस का और 3 किलो का? ये गैस कौन सा गोगे में भरी है जहाँ 2-3 किलो के फर्क का पता ही नहीं चलता। और ठहर, तो तुम गोगे को कैसे जानते हो? तुम पहली बार यहाँ पे आए हो।
वो जी साडा मल्लेदार है, मैं तो खुद इसको इधर देख के हैरान हो गया हूँ। इसने एसी शेसी नहीं लगवाया हुआ, इसके साथ तो वैसे ही आ रही है। इसको एसी की जरूरत ही नहीं, ज्यादा गर्मी हो तो मंजी चौक के नहर पे चला जाता है, उधर से उल्टा पैसे कमा के आता है जी। हाँ जी, ट्यूबा ते कच्चे किराए ते देता जी। एक दफा एक मुंडे को अपना कच्चा दे दिया किराए पे, उन्हें कच्चे का साइज वेख्या, उन्हें वापस किया, उन्हें कहा भाई जी कला कला कच्चा दियो सानू, तुसी 10 मुंडिया का इको कच्चा दे दिता है। बहरहाल सही लूट मार करते हैं सर ये गर्मियों में। 4 महीने होते हैं साल में जो कब निकलता है हमारा, बाकी 8 महीने जो बच्चे पालने होते हैं वो भी तो देखा करें। फजूल तनकीद नहीं शुरू कर देनी चाहिए, कब भी तो देखे। जो 4 महीने जो गर्मी पड़ती है उसमें आपको अगर एसी फ्रिज ठीक करने वाला बंदा ना मुयसर हो, मैं देखता हूँ कैसे आपकी जिंदगी गुजरती है। हर बंदा तो गोगे अगर मंजी लैके नहर ते नहीं ना जा सकता, पर अनकला भी तो इंसाना च फिरन दे। ये बेचारा हुण अगर कच्चा पा के नहर ते टुर जाए, को वड्डी बच्ची इहनू खिंच ले नहर च, कित्थों घर वाले लभदे फिरनगे किधर गया साडा अबू। ओ चलो यार छोड़ो, बाहर मुझे आवे फजूल इधर ले आए। चुप करो, हमारा कोई सरोकार नहीं ऐसी उसी से, हम तो धूप में ड्यूटी देते हैं सड़कों पे। ये तुसी ना भी दसो तो पता लग रहा है ड्यूटी धुप च ही है। वैसे इरफान, हाँ जी, मैं पैसे पूसे इकट्ठे करके एसी ला लवा ते रंग च फर्क पेगा कोई? ये मैं नहीं पता, मगर गैस हर साल पवानी पे, क्योंकि एसी का जोर बहुता लगे तो गैस लीक हो जाती। अच्छा सर, कई तो ऐसे दलेर होते हैं, थोड़ा बहुता एसी खराब हो जाए तो कह देते हैं ये तो बेकार हो गया। अगर आप कहें तो मैं आपका एसी बिका देता हूँ 10,000 रुपए में। उसका अच्छा भला एसी 50,000 वाला 10,000 रुपए में ले जाते हैं। बताओ, और को खुदा का खौफ खा भाई, जिसने एसी लगवाया हुआ वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि अपना एसी अच्छा भला 10,000 में दे दे। वो खराब है, बेकार है, तो उसने बेच लेना। और वैसे भी हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है ना लेना ना देना। हमने तो किसी का एसी अगर बकवाना भी है तो किसी और को ही दिलवाना है, हमें कौन सा उसमें से कमीशन मिल रही है जो अगले का 50,000 का एसी हम 10 में दिलवा देंगे। कमीशन मिलती है मेरी जान, जब भी तो ये काम करते हो आप। ओ तेरे सदके जावा मेरी जान, तेरी जान है कि डिगू है? ये प्यार कर रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है कमीशने खाने की और इस तरह का हराम माल खाने की। अल्लाह के फजल से 4 महीने और वो भी मेरे लिए बथेरी है। नहीं, अल्लाह के फजल से बच्चे भी पढ़ा लिए। जुलैद साहब, मेरा सबसे बड़ा बच्चा जो है वो आपका ये चैनल ही पढ़ रहा है। अच्छा, वो क्या होता है जी? मैथ्स कौन कर रहा है? आंखों पता नहीं जी, बात तो होना ठीक है। अब पिछले एलर्जी हुई सी, होते ठीक ही हो। ऐसे लोग शोर मचाते हैं एसी एसी एसी, मैं तो पक्खी प्यो के वाह मारना वा, ठंडी वाह आउंदी। ठंडी वास्ते नहीं पक्खी पीउंदा, असल च पक्खी अपने मुंह के थोड़ी देर फेरदा तो पक्खी गर्म हो जाती है। उन्होंने सुनो, कह रहे हो तू बेईमान है। अच्छा, एक और हरकत ये लोग ये करते हैं कि जब कहीं नया एसी लगाने जाते हैं तो ये इनकी कोशिश होती है कि उसका आउटडोर यूनिट वहां लगाया जाए जहां पे इनको पहुंचाने में कोई तरद्दुद ना करना। बिल्कुल सही। इस चक्कर में पाइप की मद में ये हजारों रुपया लगवा देते हैं मालिक। और ये तो अब आप सीधा सीधा नुक्स निकालने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी आप ये भी कह देंगे कि आउटडोर के ऊपर चिड़िया कहाँ क्यों बैठते हैं? जानते हो खुदा दा वास्ता जी, सारा टाइम ज़ाया कर देता है, इतनी देर च मैं 10 एसी ठीक कर। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मशहूर और मरूफ टेडी पैसे वाले बिस्कुट, वो बड़े लिफाफे में उसने डाले होते थे। और रुपए दे 100 आइंदे सी जी, वो लिफाफे च पा के बच्चा इंज लेके फिरदा सी जिवें अपने असासे लेके फिर रहे। बाकी सही बात है, इतने ज्यादा आ जाते थे। अच्छा यार, मैं ये ईद के दिनों में सोच रहा था कि अब जो बच्चे हैं हमारे, नई नस्ल हम जिसे कह सकते हैं जी, उनके खाने पीने पढ़ जाओ मेरे पीछे, पढ़ जाओ मेरे पीछे, पढ़ जाओ मेरे पीछे।
मैं तुम्हारे पोतरों की बात सुनाने लगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं टिक्की टाफियों वाले। तुम्हारी बात बाद में सुनाऊंगा खाने पीने की, जो दांत हिल जाए या नकली बीड़ से क्या खाया जा सकता है वो क्या बात। इसकी दुश्मनी है? हर वक्त मेरे पीछे हाथ दो, नई नस्ल, बस करो यार। पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। ईमान से मैं हैरान ये होता हूँ कि इसके बच्चे भी हंसते हैं तो फिर भी बाज नहीं आता। और यार और बच्चे 9 साल के बच्चे को क्या समझ आती है? 9 साल के 9 साल के बच्चे को क्या समझ आती है इतनी मुश्किल बात? अच्छा यार, अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि आजकल के बच्चे तो आइसक्रीम फ्लेवर जो है ना वही उनके लिए को संताली को है। बेशक वरना आइसक्रीम जो है वो इको ना होता था, उसका आइसक्रीम गल मुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला जी कुल्फा और मैंगो 2 हो गई, फिर पता नहीं वनीला आ गई, फिर पता नहीं क्या क्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो मैं सोच रहा था कि हमारे बचपन की तो खाने पीने की चीजें ही बड़ी और होती थी, वो तो अब नजर ही नहीं आती किसी दुकान पे। तो उस हवाले से मैं सोच रहा था कि याद माजी में उन चीजों का जरा जिक्र करें हम सारे कि हम क्या क्या खाते रहे। हम तो जिक्र करेंगे हम क्या क्या खाते रहे, गोगा बताएगा हम कितना कितना खाते रहे। आए हाय, हमारे यहाँ ना जी, हमारे शहर में, बल्कि हर शहर में ये होता था कि वो हाथ वाली रेडियां होती थी आइसक्रीम की। वो किसी शहर में वो और नाम की थी, किसी शहर में और नाम की, किसी शहर में और नाम की। तो वो आइसक्रीम की रेडियां होती थी, वो आइसक्रीम उसमें डाल के ना जी आले दुआले को बर्फ शर्फ डाल के फ्रीजर मैनुअल सा बना के, और बर्फ में नमक कूट के डाला जाता है। हाय हाय हाय। ये भी इससे भी पहले वो तीले वाली कुल्फी आइसक्रीम की आती रही है, वो अब भी है, कुछ दुकानों के ऊपर बिकती है तीले वाली कुल्फी। मगर हमारे बचपन में जो आइसक्रीम थी वो यही 2 आइसक्रीमें होती थी। अच्छा, एक और चीज होती थी, ये तो तीले वाली कुल्फी है ना, एक तीले वाला बर्फ वाला गोला भी होता है। एक तो होता है ना जी ये रगड़ के बनाने वाला गोला, वो उसे तो गोला गंडा कहते हैं। एक और होता था आंडा सा बर्फ का, वो लोहे के आंडे के अंदर से ऐसे खोल के तो उसमें वो लगा के तीला तो देते थे। हाँ, वो अंडे की तरह होता था, बिल्कुल गोल मटोल। सर वहाँ पे आइसक्रीम वाली रेडी की बात कर रहे थे, उस आइसक्रीम की ना आप आधी भी आइसक्रीम ले सकते थे, वो 5 पैसे से फिर काट के। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की होती थी कि हमारे छोटे होते ना एक टाफी होती थी, इटा ईंट जैसी शक्ल की छोटी सी टाफी होती थी, उसको इट्टें कहते थे। 2 रुपए दिया इटा दे दो या चवानी दिया इटा दे दो, वो ईंट जैसी टाफी होती थी, वो बड़ी मजेदार होती थी। 2 रुपए की ईंटों से पूरा घर बन जाता है। सही बात, वो जिसमें गरीबी होती थी। सही कह रहे हो। हाँ, मैं 2 रुपये याद 10 बैठा हूँ, 2 रुपये की ईंटों से तो घर बन जाता, वो पता नहीं कोई पैसे की या 2 पैसे की होती थी। हम तो ईंटें मांगते थे, गोगा कहता था ना सीमेंट तो सही आ भी थे। अच्छा, चूरन बड़ा बिकता था यार, मुझे 1 रुपए की ईंटें दे दो, मेरी लड़ाई हो गई है। चूरन बड़े बड़े अजीब बिकते थे। एक तो छाबे पे चूरन बिकता था अक्सर, और वो छाबे के ऊपर उसने तोता भी बिठाया होता। वो तोता जो है ना जी, वो जो चूरन की पुड़िया है ना, वो तोते को देता था दुकानदार। वो तोता आगे टिक 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 चल के छाबे के किनारे पे बैठा हुआ ऐसे चल के जाके तो वो बच्चे को पकड़ाता, ऐसे कर देता था, वो बच्चा पकड़ लेता था। इसी में हम चूरन खाते रहते थे कि तोते को फड़ ले ना को साडा तोते दा लैन देन होंदा ना, तोते नाल को चलदा ही लैन देन, कोई गल नहीं, वो बेचारे दी ड्यूटी लगी चूरन पकड़ाने की। अच्छा, वही तोता जो है वो चूरन को आग भी लगाता था, वो केमिकल सा लगा के तो उसको सीख दे देता था उसकी चोंच में और आगे कर देता था, वो सीख पे भी कुछ लगा होता था, तो वैसे शोला सा निकलता था और हम वो खा जाते थे। आज तो हम कोरोने से डर रहे हैं ना, उस वक्त हम वो केमिकल वाला चूरन खा जाते थे। इसीलिए तो हमारे बारे में कहा जाता है कि ये इम्यून हुई हुई कौम है, जिस कौम ने आग लगे चूरन खाए हुए। अच्छा, एक गुर्दे की शक्ल की लाल गोली होती थी, लोबिये की शक्ल की, अच्छा, वो भी बड़ी पसंद की जाती थी। एक लून मिर्चा वाली गोली होती थी, वो मीठी भी होती थी और खट्टी भी लगती थी, वो बड़ी खाई जाती थी। अच्छा, फिर मशहूर और मरूफ टेडी पैसे वाले बिस्कुट, वो बड़े लिफाफे में उसने डाले होते थे, वो 1 रुपए में 100 आते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब वो अगर 10 पैसे के लेने हैं तो वो 10 बिस्कुट मिल जाते। और रुपए दे 100 आते सी और लिफाफे च पा के बच्चा इंज लैके फिरदा सी जिवें अपने असासे लैके फिर रहे। बाकी सही बात है, इतने ज्यादा आ जाते थे। अजीज, एक और बात, उस दौर में हम दौड़ दौड़ के
सौदा लेने जाते थे कि दुकानदार चूंगा भी देता सी। और ये बगैर किसी बात के भी पहुंच जाता था, लेता कुछ नहीं था, जाके सीधे कहता था चूंगा दे दे। किस चीज का चूंगा? कहता था उस चीज का जो मैंने कल खरीदनी है। दुकान के को बुढ़ी बुजुर्ग माई सौदा लेती थी ना, तो ये साथ उसके फटाफट लटक जाता था। सौदा लेके ऐसे जाती थी, कहते चूंगा। मेरी दादी लेके गई है। और बड़ी चीजें ऐसी यार, फिर वो जो बांस पे गट्टा लगा के बेचते थे, उसमें कितने सारे रंग होते थे, लाइनें होती थी रंगों की, लाल, परफेक्शन उनकी देखो, जब वो गट्टा उतार के उसकी शक्लें बनाया करते थे, विद इन सेकेंड वो तोता, चिड़िया, हुक्का, ये सारी चीजें फूल बना देते थे। कितने मजेदार होते। और वो इसी में खुश होते थे बच्चे के ये एक चीज बना के दी, हाँ जी। और फिर उसको खा पी जाते। अच्छा, एक और चीज होती थी, बेसन के लड्डू होते थे ना। हाँ, वो बेसन के लड्डू छोटे छोटे। हमारे मोहल्ले में लाला जी होते थे एक, वो लेके आते थे वो बेसन वाले लड्डू। और खास तौर पे बच्चे फरमाइश करते थे खट्टा थोड़ा ज्यादा डाल दो, खट्टा थोड़ा ज्यादा डाल दो। ये एक तो पीठियों वाले लड्डू है ना जो आप भी बिकते हैं, ये मूली को कद्दूकस करके ऊपर डाल के तो चटनी वगैरह डाल के। ये आमतौर पे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो मीठे लड्डू तकसीम होते हैं। थैला जब पैदा हुआ था तो पीठियों वाले लड्डू तकसीम हुए। लोग मलयाला क्या बड़ा नमकीन बच्चा पैदा हुआ। यार वो नमकीन लड्डू इसलिए तकसीम किए थे कि मिठे लड्डू जितने मोटे होते हैं ना, बच्चा भी ओडा ही सी ना। ਇਹਦੇ ਘਰ वाले ने कहा किधरे मुंडा जेड़ा साडा लड्डूआं च ना मिक्स हो जाए, इसलिए फिर छोटे बेसन वाले लड्डू। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की छोटी सी बात ये कि जिंदगी को बामकसद बनाने की कोशिश कीजिए, वरना ये सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाले सफर के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।